मूवी के शुरू में हमें एक स्कूल वैन को एक सुनसान जगह पर चलता हुआ दिखाया गया है और इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि उसी सड़क के किनारे एक और गाड़ी खड़ी है। वह गाड़ी वहाँ इसलिए है ताकि उसका टायर पंचर हो गया है। गाड़ी में बैठी लड़की अपने फियोंसी किम सू से बात कर रही होती है कि इसी दौरान वह वैन ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। वो लड़की उसे बताती है कि मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मैंने कार मैकेनिक को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त आता ही होगा। लेकिन वो आदमी फिर भी जिद करता है कि मैं तुम्हारा टायर देख लेता हूँ। दूसरी तरफ फोन पर मौजूदा उसका फियोंसी उससे उस आदमी के लिए अलर्ट कर देता है, तुम अपना ख्याल रखना। कुछ देर कॉल के बाद वो फोन रख देता है। तभी वैन ड्राइवर वापस आता है और बताता है कि उसका टायर बिल्कुल बैठ चुका है। तब वो लड़की उससे कहती है मदद के लिए शुक्रिया, अभी कार मैकेनिक में से कोई भी आ जाएगा। इसके बाद वो आदमी अपने गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो आदमी काफी देर से अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करता बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है। इससे लड़की को भी शक होने लगता है। अब इससे पहले वो लड़की गाड़ी स्टार्ट करती, वो आदमी लड़की की गाड़ी पर हैमर से अटैक कर देता है और अंदर जाकर लड़की को भी जख्मी कर देता है। अब वो आदमी लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब जब वो लड़की होश में आती है तो वो आदमी को देखकर समझ जाती है कि वो आदमी उसे मारने वाला है। वो लड़की उस आदमी से अपने और अपने बच्चे की भीख मांगती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसे बहुत भयानक मौत देता है। वो उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट कर देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और पुलिस को उस लड़की की पार्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर उस लड़की के फादर जो कि डिटेक्टिव होते हैं इस बात पर बहुत शौक और दुखी होते हैं कि वो एक डिटेक्टिव होने के बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। और इसी के साथ उसका फियोंसी किम सू जो कि उससे बहुत प्यार करता था वो अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करता, बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किम सू अपने काम से 2 हफ्तों की छुट्टी लेता है। वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है। अब इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम किम सू को एक एजेंट से मिलता हुआ देखते हैं जो कि उससे एक कैप्सूल देता है और कहता है कि अगर यह किसी की बॉडी के अंदर है तो उसकी सारी बातें और लोकेशन पता चल सकती है। अब किम सू अपने फियोंसी के फादर से मिलता है जो कि एक डिटेक्टिव है। वो ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो पहले ऐसे केस से रिलेटेड हो। वो फौरन से इंफॉर्मेशन लेता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अब किम सू उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर हम यह भी देखते हैं कि वह 2 लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों में से कोई लोग नहीं। वह तीसरे की तरफ बढ़ता है और उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है और जैसे जैसे वह उसके घर की तलाशी लेता है तो वहाँ के डोर से उसे लड़कियों का सामान मिलता है और बाकी तलाशी के दौरान आखिर में किम सू को अपनी फियोंसी की रिंग मिल जाती है। रिंग को देखकर किम सू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसको यह भी कंफर्म हो जाता है कि यह घर उसी कातिल का है। यहीं पर सीन मूवी में किलर की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अपने स्कूल वैन में कुछ लड़की को लेकर जा रहा होता है। वैन में बैठे जैंग एक लड़की को पसंद करता है, इसलिए नहीं कि वह उसे अच्छी लगती है बल्कि उसे ग्रैब करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि उसके वैन में से एक लड़की मिसिंग है। जैंग उस लड़की को अपने घर ले आता है। वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसको कोई पीछे से आवाज देता है। वह अपना नाम सुनकर बाहर की तरफ जाता है। फिर जैंग किम सू से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो। इस पर किम सू बिल्कुल खामोश रहता है और फिर जैंग को लगता है कि वो एक पुलिस वाला है, लेकिन वह हैरान होता है इस बात पर कि कोरियन पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। वह किम सू के किसी जवाब का वेट नहीं करता और जोर से चिल्लाते हुए किम सू पर हमला करने भागता है, लेकिन वह नहीं कर पाता बल्कि किम सू उसे बहुत बुरी तरह मारता है। वह भी किम सू को मारता है लेकिन इतना ज्यादा बुरी तरह नहीं। अब लड़ाई के आखिरी में किम सू जैंग का मुंह एक बहुत बड़े प्लास्टिक से कवर कर देता है और अभी वह मरने ही वाला होता है तो वह किम सू उसे छोड़ देता है और वह उसे पत्थर से भी मारने लगता है, लेकिन फिर से वह उसे कुछ सोचकर उसे छोड़ देता है और जो कैप्सूल उसके पास होती है यानी अटैक करने के लिए वो उसके मुंह में डाल देता है। जैंग को होश आता है तो अपने पास कुछ पैसा देखता है और वह पैसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि किम सू साइको है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर उसे रास्ते में टैक्सी मिलता है जिससे वह लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो टैक्सी वाले भी उसके जैसे होते हैं। वह किसी को मार कर गिराने जा रहे थे, यानी कि उसके कार की बैक साइड पर एक लाश होती है जिससे वह ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि किम सू जैंग के पीछे होता है उस ट्रैकर की मदद से जो उसने उसके अंदर डाला था। जैंग क्योंकि अब जख्मी होता है तो वो एक क्लिनिक पर जाता है जहाँ पर उसकी नजर एक लेडी पर पड़ जाती है जो कि नर्स होती है और जैंग उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। वह जैंग से मिन्नतें करती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन जैंग एक साइको होता है, वो उसे कहीं भी नहीं जाने देता और इतने में ही वहाँ पर किम सू आ जाता है। किम सू जैंग के सर पर वार करता है, उसके बाद उसकी बहुत पिटाई करता है और वह बिल्कुल मरने के करीब होता है। किम सू जैंग को छोड़ देता है और नर्स से कहता है कि तुम जैंग की पट्टियां करोगी। इसी के साथ किम सू जैंग के कान में कहता है कि यह अभी खत्म होने वाला नहीं बल्कि यह अभी बहुत बुरा होगा, तुम बस इंतजार करो। इसके बाद किम सू जैंग के पाँव को बहुत बुरी तरह जख्मी
जख्मी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग गाड़ी में से घसीटता हुआ नीचे गिरता है क्योंकि उसका पाँव बहुत बुरी तरह जख्मी होता है और वह बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। जैंग किमसू के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह हर बार उसको मेरा पता चल जाता है और वह कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है। और फिर उसे खुद ही ख्याल आता है कि शायद वो उनमें से किसी एक का करीबी है जिसको उसने मारा था। इसी सीन में हम यह भी देखते हैं कि जैंग को इस बारे में शक हो गया है कि शायद उसके पास कोई ट्रांसमीटर है। वो अपना जूता और अपनी गाड़ी देखता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और उठता है और अपनी गाड़ी लेकर कहीं दूर चला जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी चेंज करता है। वहाँ से सीन किमसू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर उसे अपनी फियोंसी के डैड की कॉल आती है। वह उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम किलर का पीछा छोड़ो, अब उसके साथ जो कुछ करना होगा वो पुलिस करेगी। लेकिन किमसू यह नहीं करना चाहता। किमसू उसे तरपा कर मारना चाहता था। अब जैंग के घर में उसके दोस्त को देखते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। वह दोनों भी बिल्कुल जैंग की तरह होते हैं। जैंग अपने दोस्तों को अपने साथ होने वाली कहानी को बताता है और फिर जैंग के दोस्त उससे कहते हैं कि शायद वही है जिनका तुमने मर्डर किया या उनमें से कोई मेंबर या फेलो। अब वह बिस्तर पर लेटा हुआ वह ये सोच रहा होता है कि वह कौन हो सकता है और अचानक उसको अंगूठी याद आती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। यहाँ पर जैंग के घर में एक लड़की होती है जिसे जैंग ने कैद किया होता है। जैंग का दोस्त उसे किचन में ले जाता है उसके साथ कुछ बुरा करने से पहले ही वहाँ पर किमसू आ जाता है। जैंग का दोस्त बहुत हैरान होता है और पूछता है कि तुम बिना हमसे पूछे यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हें यहाँ का जगह कैसे पता चला। अब किमसू बिना जवाब दिए उसकी बहुत पिटाई करता है। लड़ाई की आवाज सुनकर जैंग भी बाहर आ जाता है लेकिन किमसू किसी को भी नहीं छोड़ता। वह जैंग के दोस्त को इतनी बुरी तरह मारता है कि उनको पता चल जाता है कि यह पुलिस वाला है। इसके बाद किमसू जैंग को भी बहुत बुरी तरह मारता है। अब अगली सुबह जैंग के घर पुलिस आ जाती है और वह उन सबको ले जाती है क्योंकि वो सारे जख्मी होते हैं तो इसलिए उनको पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किमसू से हॉस्पिटल में मिलने उसका दोस्त आता है जिसने उसको कैप्सूल दिया होता है। यहाँ पर किमसू का दोस्त किमसू से पूछता है कि तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते। तब किमसू जवाब देता है अभी नहीं, जब तक इसको सबक नहीं आ जाए तब तक बिल्कुल भी नहीं। अब किमसू का दोस्त पूछता है कि जो मैंने कैप्सूल दिया था वो काम कर रहा है या नहीं, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ वो काम कर रहा है। यहाँ पर किमसू का दोस्त यह बताता है कि जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा वह कैप्सूल काम करता रहेगा। उनकी बात दूसरे बेड पर लेटा जैंग सुन लेता है और जब जैसे ही किमसू जैंग के पास जाता है वो ऐसे बन जाता है जैसे वो अभी तक बेहोश हो। अब किमसू दोबारा जैंग को ऐसे जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर वो कुछ ऐसा करे कि किमसू से सबक सिखा सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो अब जान चुका होता है कि उसकी बॉडी में ट्रांसमीटर है। और जब जैंग जानता है कि किमसू उसे सुन सकता है तो वो कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा खेल कभी नहीं खेला और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो। और अब यह भी कहता है मुझे इस खेल में बहुत मजा आएगा। और यहीं पर जैंग किमसू को ऐसा बात बताता है जिसे सुनकर वो हिल जाता है। वह बताता है कि मैं जानता हूँ कि किस लड़की की वजह से तुम बदला ले रहे हो और मैं वह भी जानता हूँ कि उसने उस दिन अपने और अपने बच्चे की भीख मांगी थी। शायद इस बात को तुम नहीं जानते। अब जब ट्रांसमीटर अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए मेडिकल शॉप पे जाता है और वहाँ से लूज मोशन की मेडिसिन ले लेता है। जैंग उस ट्रांसमीटर को अपने पेट से निकाल कर किसी और के पेट में डाल देता है और जब तक किमसू वहाँ पर पहुँचता है तो किमसू को पता भी नहीं चलता कि ट्रांसमीटर जैंग के पेट से निकलने के बाद वो क्या करेगा। इसलिए वो उसके दोस्त के पास जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जैंग का दोस्त किमसू को बताता है कि तुम उसका दिमाग नहीं पढ़ पाए, वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और अगर इसके बाद तुम अगर उसको पकड़ भी लो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हॉस्पिटल से निकलते ही जैंग की साथी की कॉल आती है। वह उसे बताता है कि जैंग ने अभी वायरलेस में अभी बहुत जरूरी काम करने वाला है और चाहे इसके बाद पुलिस पकड़ ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर किमसू अपने दोस्त से उसकी लोकेशन सेंड करने को कहता है। जल्दी से गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब जैसे ही किमसू को जैंग की लोकेशन पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ पर किमसू को यकीन हो जाता है कि जैंग उसकी फैमिली को मारने वाला है। किमसू अपने गर्लफ्रेंड के घर जैसे ही पहुँचता है तो वह देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि जैंग ने उसके गर्लफ्रेंड के फादर को जख्मी कर दिया और उसकी बहन को तो मार ही डाला। यहाँ पर किमसू को यह पछतावा होता है कि काश वो उसे पहले ही उसे मार देता है। अब जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि किमसू उसे तड़पा कर मारेगा और वह पुलिस को कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है और अपने उस लोकेशन पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पुलिस ऑलरेडी वेट कर रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता जैसे जैंग ने सोचा हुआ होता है। उससे पहले जैंग को पुलिस पकड़ती उससे पहले किमसू चलती गाड़ी में खींच लेता है और किमसू उसे उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर जैंग ने किमसू की फियोंसी को मारा था। किमसू जैंग को उसी जगह पर बांध देता है जहाँ पर वो सबको मारा करता था। किमसू जैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। अब जैंग इस टॉर्चर से थक चुका होता है और
वो कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, तुम मुझे मार दो। लेकिन कमसु कहता है कि तुम्हारा मौत ऐसे नहीं है, ऐसे है जैसे मैं दे रहा हूँ। अब तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देखोगे। जैसे तुमने लोगों को तड़पाया, तुम खुद तड़पोगे और इस दर्द का सामना तुम खुद भी करोगे, जैसे तुम और लोगों को दर्द देते थे। जैंग कमसु से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दो, उसे ना मारो, तुमने मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा करा है। इस पर जैंग कहता है कि मैंने बहुत दर्द सह लिया और किमसु से जवाब देता है कि यह शब्द पहले तुमने किसी और से सुना होगा और आज तुम खुद बोल रहे हो, तो बताओ कैसा लग रहा है। यहाँ पर जैंग किमसु से कहता है कि इतना दर्द मेरे अंदर है ही नहीं और यह तुम पहले से ही जानते हो, अब चाहे तुम मुझे मारो, मुझे कोई परवाह नहीं। इसके बाद किमसु वहाँ से उठता है और एक रस्सी दरवाजे पर बांध देता है और एक सिरा उसके मुंह में दे देता है। असल में जैंग जहाँ पर बैठा होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड होता है। अगर जैंग कुछ बोला तो वो रस्सी टूट जाएगी तो जैंग मारा जाएगा। अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो रस्सी टूट जाएगी और वहाँ पर जैंग मारा जाएगा। किमसु के बाहर जाते ही उसके घर पे एक टैक्सी आती है, यानी उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं। जैंग उनको रोकना चाहता है कि दरवाजा ना खोले, लेकिन वह बोल नहीं सकता क्योंकि अगर वो बोला तो भी मारा जाएगा। और जब उसकी फैमिली दरवाजा खोलती है तो वह ब्लेड उसके ऊपर गिर जाता है और वह कटकर मर जाता है। और वहाँ पर किमसु सारी आवाजें और सारा डर सुनता है जो उसने जैंग को दिया होता है और अब वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसने अपना बदला ले चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फियांसी को बहुत याद कर रहा होता है। मूवी के एंड में जैंग, जो कि खुद एक डेविल था, उसने भी डेविल को देख लिया था और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।